हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल शिवानी स्टोरीज पर। आज मैं लेकर के आई हूँ कहानी का 5वां भाग। अगर आपने कहानी के पिछले 3 भागों को नहीं सुना है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। अभय अनिका से पूछता है, कहाँ गई थी तुम? देव ने देखा आज अभय की आवाज़ में गुस्सा था और उसकी आवाज़ तेज भी थी। वह गुस्से से गरज रहा था। आज तक उसने अभय को शांत ही देखा था, लेकिन आज उसने पहली बार उसको उसके स्वभाव के विपरीत देख रहा था। देवस अभी आया था लाइब्रेरी में अभय के किसी पेपर पर सिग्नेचर लेने। जब उसने देखा कि अभय और अनिका बात कर रहे हैं, नहीं, बात तो सिर्फ अनिका कर रही थी, अभय तो गरज रहा था। अनिका ने अभय को बता दिया था कि वह क्या बात करना चाहती है। तुम कैसे खुद साइट पर अपनी कजन से मिलने जा सकती हो? अभय ने पूछा। क्या तुम थोड़ा शांत रहोगे? मुझे पता था देव भी तो होगा वहाँ जब मैं सविता से मिलने जाऊंगी। देव ने देखा कि अभय और भी कुछ कहना चाहता है, लेकिन उसने अपने गुस्से को जब्त कर लिया जब उसने देखा कि उसकी पत्नी के चेहरे पर इस बात को जानने में कितनी उत्सुकता है। मैंने पहले ही तुमसे कहा था कि मुझे वह लेटर चाहिए। मुझे पता है नीलाम्बरी ने वह संभाल कर ही रखे होंगे। सविता ने मुझे प्रॉमिस किया है कि वह मेरी मदद करेगी। तो ठीक है, फिर उससे कहो कि वह खुद ढूंढे और लाकर तुम्हें दे दे। वह पढ़ नहीं सकती, इसलिए देव उसकी मदद करेगा ढूंढने में और मैं नीलाम्बरी को बिजी रखूंगी। ऐसा नहीं है, लेकिन अगर तुम्हें इतनी चिंता हो रही है तो चलो हमारे साथ और हम दोनों मिलकर नीलाम्बरी को बिजी रखेंगे। सविता और देव लेटर ढूंढेंगे। तुम्हारी आंटी तुमसे बात क्यों करेंगी? अभय ने पूछा। तुमने उनके अधिकार को चुनौती दी थी पिछली बार, तो वह तुम्हारा खुले दिल से हाथ फैलाए स्वागत क्यों करेंगी? वह जरूर करेंगी, अनिका ने आत्मविश्वास से कहा। वह इसलिए करेंगी क्योंकि मैं विजय सिंघम के पोते या पोती को जन्म देने वाली हूँ। अभय ने अनिका की बात सुनकर अपनी भौहें सिकोड़ ली। उलझन में देव भी कंफ्यूजन में था और अनिका उस लेटर से क्या प्रूव करना चाहती थी। पर अगर एक छोटी सी कोशिश से अतीत के बारे में एक छोटा सा भी सुराग मिल जाए तो वह पूरा साथ देगा अनिका के प्लान में। तुम क्या साबित करना चाहती हो अनिका? अभय ने पूछा। अनिका ने गहरी सांस भरी और कहा, जैसा कि तुम जानते हो, मुझे अंदर से ऐसा महसूस हो रहा है कि जरूर नीलाम्बरी किसी तरीके से शामिल है। जो भी हमारे पेरेंट्स के साथ हुआ है उसमें मुझे बस ये साबित करने के लिए पहले यह प्रूव करना होगा कि वह तुम्हारे पिता से प्यार करती थी। अगर वह करती भी थी तो भी उससे क्या साबित होगा? अब की बार देव ने सामने आकर पूछा। उसे यह साबित होगा कि वह यूं ही जिस इंसान से प्यार करती है उसके भाई से शादी करने के लिए हाँ नहीं करेंगी। अनिका ने कोमल स्वर में कहा, मैंने तुम्हें पहले भी बताया है, यह जो लोग बड़े होते हैं वह अपने पारिवारिक सम्मान को अपने प्यार से ज़्यादा महत्व देते हैं। अगर वह मेरे चाचा से प्यार नहीं भी करती तो भी वह शादी के लिए मना नहीं करती, सिर्फ अपनी फैमिली का मान रखने के लिए। अनिका ने अपना सिर हिला दिया। मुझे पता है अपने आप को बदलने के लिए यह बहाना आसान है, लेकिन नीलाम्बरी प्रजापति एक मतलबी औरत है। हो सकता है, अभय ने आगे कहा, पर जब बात शादी की आती है, यहाँ लोग हमेशा इस आधार पर निर्णय लेते हैं कि उनके लोगों और राज्य के लिए क्या अच्छा है। जब समय आएगा तो देखना, तुम्हारी कजन भी यही निर्णय लेगी। देव अभय की आखिरी बात सुनकर कहने लगा, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? अभय ने उसकी तरफ देखा। जाहिर है रेवंत सेनानी और सविता प्रजापति के बीच गठबंधन का प्रस्ताव रखने के लिए बातचीत चल रही है। देव एकदम शांत पड़ गया। वह अपने भाई की कही हुई बात समझने की कोशिश कर रहा था। वह जानता था कि अभय कोई भी बात बिना प्रूफ के नहीं कहेगा। सविता प्रजापति शादी कर रही है। मुझे उम्मीद है कि तुम्हारे पास डॉक्यूमेंट की दूसरी कॉपी भी होगी। देव ने अभय की आवाज़ सुनी। देव की आंखें लाल हो चुकी थी। उसकी आंखों में धुंध जाने लगी थी। अपने आप को नॉर्मल करने की कोशिश करते हुए उसने अपने हाथ की तरफ देखा। उसकी मुट्ठी कसी हुई थी और उसमें पकड़ा डॉक्यूमेंट्स जो वह अभय से साइन कराने लाया, वह पूरा खराब हो चुका था। उसने एक गहरी सांस ली और सोफे से उठ खड़ा हुआ। हाँ, मेरे पास और भी कॉपी है। मैं किसी के हाथ तुम्हें भिजवा दूंगा। अभय और अनिका उसे अजीब नज़रों से देख रहे थे। एक्सक्यूज मी, देव ने कहा और तुरंत लाइब्रेरी से बाहर चला गया। देव को समझ नहीं आ रहा था कि उसका दिल इतने तेजी से क्यों धड़क रहा है। ऐसा क्या उसे महसूस हो रहा था? यह एक अजीब सा एहसास था। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे किसी ने जोर से उसके पेट पर लात मारी हो और वह अब सांस नहीं ले पा रहा हो।
क्या वह दुखी हो रहा था? शायद हाँ, पर उसे पता करना ही है कि ऐसा अजीब सा उसे क्यों महसूस हो रहा था। वह इतना दुखी इसलिए हो रहा था क्योंकि वह नहीं चाहता था कि उसके दो सबसे बड़े दुश्मन एक हो जाएं और बाद में मिलकर सिंघम के लिए कोई मुसीबत खड़ी करें। हाँ, यही वजह होगी, इसके अलावा और कुछ नहीं। जिस दिन अनिका सविता से मिलने साइट पर गई थी, उसके एक हफ्ते बाद सविता अपने प्रजापति मेंशन के लिविंग रूम में खड़ी थी। ध्रुव, जी मैडम, अपने सभी आदमियों और नौकरों से कहो कि फर्स्ट फ्लोर पर कोई नहीं आएगा जब तक मैं ना कहूँ। ध्रुव कुछ पल के लिए चुप हो गया और फिर सिर हिलाकर हाँ का इशारा कर दिया। मैं अभी सबको कह देता हूँ मैडम। जैसे ही ध्रुव चला गया, सविता ने याद किया वह दिन जब उसने पहले ही ऐसा निर्देश दिया था। अनिका और अभय सिंघम की शादी वाले दिन से एक रात पहले उसने ऐसा निर्देश दिया था। उस रात वह अभय सिंघम को अपनी तरफ रिझाने की कोशिश करने वाली थी और देव सिंघम ने उसे धोखे से ऐसा नहीं करने दिया था। उस रात की यादें उसके दिमाग से कभी नहीं निकली। उसे देव की चालबाजी से भी ज़्यादा किसी और वजह से भी उसे नाराज़गी थी। उसने जो उस वक्त महसूस किया था उसकी भी समझ से बाहर था। जैसे उसे फिर उस रात की बात याद आई, उसका दिल जोरों से धड़कने लगा और फिर वह सारी पुरानी यादों को याद करने लगी। 4 महीने पहले, क्या मेरा मैसेज आ गया है? सविता ने ध्रुव से प्रजापति मेंशन में सीढ़ियों से चढ़ते हुए अपने कमरे की ओर जाते हुए पूछा। वह दोनों इस वक्त घर पहुंचे थे और घर में शादी की तैयारी की वजह से शोर शराबा हो रखा था। दशक की सबसे बड़ी और ख़ास शादी की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही थी। जी मैडम, मैंने उनसे पूछकर कंफर्म कर लिया है। पैकेज बेड पर रख दिया गया है। अच्छा, और उस मैसेज का क्या हुआ? वह भी हो गया है। मैंने वहाँ एक लिखित संदेश उस रूम में पहुँचवा दिए हैं जहाँ अभय सिंघम ठहरे हैं। सविता कुछ गहराई से सोचते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। अपने कमरे का दरवाज़ा खोलने से पहले उसने पीछे पलटकर ध्रुव की तरफ देखा। मुझे अब कोई भी सुबह तक डिस्टर्ब ना करे। अगर सुबह में नाश्ते के लिए डाइनिंग टेबल पर नहीं आई तो भी मुझे ना ढूंढे। ध्रुव ने उसके निर्देश ध्यान से सुने। उसका चेहरा गंभीर होने लगा था जब वह सविता की बात सुन रहा था, पर फिर भी उसने सिर हिला दिया। जी मैडम, उसने रोबोटिक टोन में कहा। मैं खुद ध्यान रखूंगा कि आपको कल तक कोई भी डिस्टर्ब ना करे। सविता ने रूखेपन से सिर हिला दिया और अपने कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर चली गई। वह जानती थी ध्रुव कभी भी उसे वह नहीं करने देना चाहेगा जो वह उस रात करने वाली थी। वह जानती थी ध्रुव को पता है कि उस मैसेज में क्या है, जो मैसेज भेजा गया था उसमें क्या लिखा है। उसे तो आसानी से पता चल ही जाएगा कि सविता आज की रात क्या करने वाली थी। वह अभय सिंघम को रिझाने वाली थी। उसे तो यह काम बहुत पहले ही कर लेना चाहिए था, न कि शादी से एक रात पहले। पर किसी कारण की वजह से वह खुद से यह कदम नहीं उठा पाई थी। उसे कोई मौका ही नहीं मिला था उस तक पहुंचने का। उसने गहरी सांस ली। वह सिर्फ सिंघम की सत्ता हासिल करने के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी बहन के लिए भी यह कदम उठा रही थी। यह उसकी बेवकूफ़ी थी, लेकिन वह अनिका के चेहरे के भाव को नहीं भूल सकती थी। जब उसे बताया गया था कि उसकी जबरन किसी अजनबी से शादी कर दी जाएगी, उस वक्त भी उसकी कजन के चेहरे पर ऐसे ही भाव थे। जब उसने उस लालची आदमी को मारते हुए देखा था, वह लालची इंसान जो जिम्मेदार था उस ट्रक को नष्ट करने के लिए, जिसमें प्रजापति के लोगों के लिए हफ्ते भर का खाना और पानी जा रहा था, उसने अपनी गर्भवती पत्नी को भी बेचने के लिए इस्तेमाल किया। जैसे लग रहा हो कि वह उनसे छुटकारा पाना चाहता हो ताकि अपनी रखैल के साथ शहर भाग सके। भले ही अनिका उससे बड़ी थी। सदमे और लाचारी ने सविता को याद दिलाया कि वह 18 साल की थी, इस क्रूर दुनिया में या तो मरने या जीवित रहने के लिए। तभी घड़ी ने 12 बजा दिए। इसका मतलब था कि अब वक्त हो गया है जिस कारण से वह यह काम करने जा रही थी। उसे याद करते हुए उसने एक गहरी सांस ली और अपने आप को नीचे तक देखा। उसने एक सेक्सी नाइट शॉर्ट ड्रेस पहनी हुई थी और उसके ऊपर एक लंबे जैकेट से ढका हुआ था। भले ही घुटनों तक की पर्पल रंग की ड्रेस दूसरों के लिए सेक्सी ना लगे, लेकिन वह अपने आप को इससे ज़्यादा नीचे और नहीं गिरा सकती थी, क्योंकि इसी में भी उसे बहुत शर्मिंदगी सी महसूस हो रही थी। उसने चाबी उठाई और अपने कमरे से बाहर निकल गई। वह उस तरफ बढ़ने लगी जिस तरफ दूल्हे का कमरा था। उसने पहले ही अभय के लिए वह कमरा तैयार करवाया था ताकि उसकी प्राइवेसी डिस्टर्ब ना हो। वह नहीं चाहती थी कि किसी को भी कुछ पता चले या कोई कुछ सुने। अगर उसका प्लान फेल हो गया तो
धीरे से उसने अभय के रूम का दरवाज़ा खोला और अंदर जाकर उसे आराम से बंद कर दिया। कमरे में बिल्कुल अंधेरा था, बस हल्की सी चाँद की रोशनी आ रही थी। कुछ पल इधर-उधर देखने के बाद उसे अभय सिंघम के जैसे लंबे कदकाठी का इंसान दिखाई पड़ा। बालकनी के दरवाजे के पास उसे उसका चेहरा नहीं दिख रहा था, क्योंकि उस आदमी की पीठ सविता की तरफ थी। वह बिल्कुल चुपचाप खड़ा था, जैसे उसे पता ही नहीं चला हो कि कोई उसके कमरे में आया हो। सविता धीरे से उसके नज़दीक आई। मैं आई हूँ तुम्हें अपने आप को सौंपने, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे शादी करो, ना कि मेरी कजन से, सविता ने कहा। मुझे पता है यह तुम्हारे लिए आश्चर्यजनक है, उसने कहना जारी रखा, पर मुझे लगता है कि हमारा एक अच्छा मैच रहेगा। मेरी दुनिया भी बिल्कुल वैसी है जैसी तुम्हारी है, और मैं ज़्यादा तुम्हारी पत्नी बनने लायक हूँ। लेकिन उसकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। सविता ने सुना था कि अभय सिंघम भी उसकी तरह कम बोलता है और बहुत जल्दी निर्णय ले लेता है, लेकिन यह अच्छा है, जबकि वह कुछ जवाब नहीं दे रहा था। उसके विरुद्ध जो अभी सविता ने कहा था, वह अब सामने आ गई। मेरे लोग तुम्हें मेरे पति के रूप में देखकर खुश हो जाएंगे। जब तुम मेरे तरफ से नेतृत्व करोगे तो उन्हें बहुत खुशी होगी, उसने कहा। और अगर किसी को भी हमारे गठबंधन से दिक्कत होगी, उसे हम मिलकर देख लेंगे। हम और आप मिलकर हमारे प्रांत के अतीत का गौरव वापस ला सकते हैं। वह फिर से भी खामोश रहा। यह कुछ बोल क्यों नहीं रहा? क्या इसे मेरे अतीत की वजह से मुझ पर शक हो गया है, या फिर इसने अनिका को पहले ही देख लिया है और अब उसकी सुंदरता के आगे यह और कुछ देखना नहीं चाहता? पर आदमियों की फितरत मैं अच्छे से जानती हूँ। यहाँ तक कि सबसे बुद्धिमान लोगों पर भी कभी कभी वासना हावी हो जाती है, और इस आधार पर वह निर्णय ले लेते हैं। सविता यह सब मन में सोच रही थी, क्योंकि वह कुछ बोल ही नहीं रहा था। सविता यहाँ क्या करने आई थी, यह ध्यान में रखते हुए वह उसके करीब बढ़ने लगी। कुछ ही पल में उसने फासले मिटा दिए थे और उससे बिल्कुल सट गई थी। मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करूंगी। मैं तुम्हें बेटे और बेटियां पैदा करके दूंगी, जिसके लिए लोग तरसते हैं। बस तुम्हें आज रात मेरा होना होगा और कल मुझसे शादी करनी होगी। सविता उसकी चढ़ती उतरती सांसों को अच्छे से सुन पा रही थी, और उसकी सांसें कठोर और भारी होती जा रही थी। उसकी तेज सांसों को महसूस कर सविता को अपनी सफलता का एहसास होने लगा। उसने उसके गले में बाहें डाल दी और उसका चेहरा नीचे करने लगी, जब तक कि दोनों के होठ ना टकरा जाए। उस आदमी ने कोई विरोध नहीं किया और छूटने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं की। इसके बाद काफ़ी देर तक वह दोनों एक दूसरे को किस करते रहे। अब सविता को दर्द होने लगा था। उस आदमी ने सविता को अपनी गोद में उठा लिया था और लंबे कदम बढ़ते हुए उसे दीवार से टिका दिया। अब सविता की पीठ दीवार की तरफ टिकी हुई थी और आगे का हिस्सा उस आदमी के सीने से सटा हुआ था। वह अभी भी उसकी गोद में थी। यह अभय सिंघम तो बड़ा ही कमीना निकला, सविता ने मन ही मन में सोचा। वह अभी भी उसका क्रूर किस सह रही थी और उसकी बढ़ती उत्तेजनाओं को महसूस कर सकती थी। उसके हाथ सविता के बदन पर अब फिसलने लगे थे। उसने उसे अपने और करीब कर लिया। एक लंबे किस के बाद उसने सविता को छोड़ दिया। अब उसके होठ सविता के कान, गर्दन और कंधे पर फिसलने लगे। आज की रात और कितना आगे तक तुम जाना चाहती हो? जैसे ही सविता ने यह जानी पहचानी आवाज़ सुनी तो वह सन्न रह गई। सविता ने जोर लगाकर उसे पीछे धक्का दे दिया और फिर अंधेरे में स्विच बोर्ड को ढूंढने लगी और मिलते ही लाइट ऑन कर दी और बिना वक्त गवाए उसका हाथ उठ गया उस आदमी के सिर पर मारने के लिए। लेकिन उस आदमी के सिर पर लगने की जगह उसके हथेली से टकरा गया। उस आदमी का चेहरा बिल्कुल सविता के चेहरे से ऊपर था। वह उसके बहुत करीब था। जो इंसान उसको अपने सामने दिख रहा था वह वो नहीं था जिसे वह रिझाने आई थी। अभय सिंघम के कठोर उबड़ खाबड़ शरीर के बजाय यह शख्स बिल्कुल अलग लग रहा था। उसके सामने जो आदमी था वह किसी फिल्म स्टार जैसा लग रहा था। लंबा पतला चेहरा, मजबूत तीखी नाक, गुलाबी रंग के होठ जो उभरे हुए थे और परफेक्ट शेप दे रहे थे, जो अब एक लंबी मुस्कुराहट में बदले हुए थे और उसे एक बेहद चमकदार और आकर्षक लुक बना रहा था। बस एक चीज़ थी जिसने उसे रूट जैसा बनाया हुआ था, वह थी उसकी शिकारी की तरह घूरती हुई आंखें। अभय सिंघम के भावहीन चेहरे के विपरीत इस व्यक्ति के एक्सप्रेशन अर्धपूर्ण थे। इसके एक्सप्रेशंस संतुष्टि के साथ साथ वासना और नफरत को भी दर्शा रहे थे। यह इंसान देव सिंघम था, उसका सबसे बड़ा दुश्मन।
धीरे से देव ने अपना एक हाथ दीवार पर रख दिया और सविता के और करीब आकर उस पर झुक गया। सविता ने अपनी जबड़े भींच दिए। अभी तक तो वह इसी उद्देश्य आई थी कि अभय सिंघम को अपनी चाल से रिझा सके, लेकिन अब जब उसे सच्चाई पता चल गई थी तो वह जानबूझकर अपने शरीर पर उसके किस का एहसास महसूस नहीं करना चाहती थी। उसका चेहरा अब ठंडा पड़ने लगा था, लेकिन देव को देखकर उसे कुछ अजीब सा एहसास तो जरूर हुआ था, जो पहले कभी भी महसूस नहीं किया था। ऐसा कुछ जो उसने 18 वर्ष की उम्र में ही तय कर लिया था कि अब कभी अपने साथ ऐसा नहीं होने देगी, यह महसूस नहीं करेगी। उसके होठों पर अब झुंझुलाहट होने लगी थी और उसका शरीर उत्तेजना से कांपने लगा था। देव की इस हरकत से जो एहसास सविता को होने लगा था, उस वजह से उसे गुस्सा आने लगा था। देव कमीनापन और संतुष्टि की नज़रों से उसे देख रहा था। उसकी नज़र सविता के पतले पतले कपड़ों से झांक रहे सीने की तरफ थी। इससे पहले कि देव कुछ बोलता, सविता ने अपने सर से उसकी नाक पर जोर से मारा। फिर तुरंत ही अपना सर पीछे करके अपने घुटनों से उसे किक करने के लिए उठाया ही कि देव पीछे हट गया। देव आगे कुछ बोलता, इससे पहले ही सविता ने उसे किक उसके पैरों के बीच में मार दी। जैसे देव दर्द से नीचे गिरा, सविता ने अपना पैर देव की गर्दन पर रख दिया और उसे गुस्से से घूरने लगी। कभी भी भूल कर भी अपने होठ से, अपने हाथ से या अपनी सांस से मुझे छूने की कोशिश मत करना, समझे तुम? देव की आंखें गुस्से से भर उठी। अगले ही पल उसने सविता का पैर पकड़कर मरोड़ दिया और सविता नीचे गिर गई। देव तुरंत उसके ऊपर आ गया और अपने शरीर से उसके शरीर को ढक दिया। सविता को देखते हुए उसकी आंखों में रोष उतर आया था। मुझे बचपन से ही सिखाया गया था कि कभी किसी लड़की को चोट मत पहुंचाना, लेकिन तुम इस लायक ही नहीं हो। मुझे भी कुछ ऐसा ही सिखाया गया था। क्या तुम चाहते हो मैं तुमसे माफ़ी मांगू? सविता ने गरजते हुए कहा और अपने अंगूठे से उसकी आंख पर मारा ताकि अपनी गर्दन को उसके हाथों से छुड़ा पाए। जैसे ही देव सविता से बचते हुए उठकर खड़ा हुआ, सविता ने फिर से उसे जमीन पर गिरा दिया। देव दर्द से कराह उठा। जब सविता ने उसे नहीं छोड़ा तो उसने सविता की बाहों को पकड़कर उठाया और जोर से धक्का दे दिया। सविता ड्रेसिंग टेबल के किनारे से टकराई। अपने दर्द को नज़रअंदाज करते हुए उसने वही रखा स्टूल को उठा लिया और देव के साइड से उस पर फेंका। देव उस वक्त अपनी बाहों पर लगी चोट को देख रहा था। वहाँ खून निकलने लगा था। तभी वह स्टूल आकर देव को लगा। वह गुस्से से चिल्ला उठा। इस बार उसने आगे बढ़कर सविता पर झपटा मारा। वह दोनों एक दूसरे से बुरी तरह लड़ रहे थे। लड़ते हुए इस बात का भी ध्यान रख रहे थे कि कहीं उस झगड़े की वजह से एक दूसरे को मार ही न डाले। वह यह भी अच्छे से जानते थे कि अगर उन दोनों में से किसी एक को भी कुछ हुआ तो कल होने वाली सिंघम और प्रजापति की शादी रुक जाएगी, जो दोनों ही नहीं चाहते थे। कमरे में दोनों की चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी, लेकिन सन्नाटा तब हुआ जब उस लड़के यानी देव सिंघम ने मौका मिलते ही उस लड़की यानी सविता को झटका से खींचकर बेड पर लेटा दिया और उसके ऊपर जाकर उसके दोनों हाथ अपने एक हाथ से बेड पर ही सटाकर कसकर पकड़ लिए। सविता ने बहुत कोशिश की उससे छूटने की, पर देव उसे कसकर पकड़े हुए था। तुम मुझसे बच नहीं सकती, देव ने अपनी जलती हुई निगाहें उस पर डालते हुए कहा। सविता के हाथ देव को धक्का देने की कोशिश में रुक गए और अब वह उसे गौर से देख रही थी। अब सिर्फ दोनों की चढ़ती उतरती सांसों की ही आवाज़ कमरे में आ रही थी। सविता जानती थी उसे जल्दी ही कुछ करना पड़ेगा, वरना वह देव से बच नहीं पाएगी। उसे हर हाल में ही यहाँ से निकलना होगा। आखिर उसकी शादी है कल अभय सिंघम से। पर पहले इस बेवकूफ़ को अपने ऊपर से हटाना होगा, तभी तो वह यहाँ से निकल पाएगी। एक पल कुछ सोचने के बाद उसने अपनी आंखें देव के चेहरे पर टिका दी और उसे प्यार से निहारने लगी। वह भी उसके चेहरे के तरफ ही देख रहा था। पूरे कमरे में शांति पसरी हुई थी। सविता ने अब अपनी नज़र उसके होठों पर टिका दी। उसकी नज़रों का पीछा करते हुए देव को जब यह पता चला तो उसकी सांसें ऊपर नीचे होने लगी। वह लंबी लंबी सांसें लेने लगा। सविता के लबों पर मुस्कान खिल गई, लेकिन उसने जल्दी ही छुपा ली। अब जानबूझकर सविता भी लंबी लंबी सांसें भरने लगी, जो देव को अपनी तरफ आकर्षित करने का काम कर रही थी। देव की आंखें चमक उठी और वासना से भर गई। अगले ही पल उसने सविता के लबों को अपने गिरफ्त में ले लिया और उसे चूमने लगा। उसने उसके हाथों को भी छोड़ दिया ताकि उसे कसकर पकड़ सके, उसके मखमल से सॉफ्ट बदन पर अपने हाथ फिसला सके। देव के छूते ही सविता के बदन पर एक सिहरन सी दौड़ गई, पर उसने जल्दी ही उसे नज़रअंदाज कर दिया। उसने भी देव की पीठ पर अपनी पकड़ बना ली और धीरे धीरे अपने हाथों को नीचे ले जाने लगी।
जैसे ही उसके हाथ देव के थाई तक पहुंचे, उसकी जेब में रखा छोटा सा चाकू उसने झटके से निकाल लिया। चाकू म्यान में से निकलने की आवाज़ भी हुई, लेकिन इससे देव को कोई फर्क नहीं पड़ा था। उसने ध्यान ही नहीं दिया। उसका ध्यान तो सिर्फ सविता को चूमने में लगा हुआ था। वह लगातार उसे बेतहाशा चूमे जा रहा था। सविता ने फायदा उठाते हुए बिना वक्त गवाए उसके थाई में बेदर्दी से चाकू घोंप दिया। जैसे ही उसको एहसास हुआ कि उसके साथ क्या हुआ है, वह दर्द से चिल्लाते हुए बेड पर ही दूसरी तरफ पलट गया और उसे गहरी नज़रों से देखने लगा। आह! उसके मुंह से निकला। और जैसे ही वह पलटा, सविता भी तुरंत उठ गई और बेड से उतरने को हुई, पर तभी देव ने उस पर पकड़ बना लिए और उसे उतरने से रोक दिया। सविता उसे छूटने की कोशिश करने लगी, लेकिन देव की मजबूत पकड़ से वह छूट नहीं पाई। देव ने एक हाथ से उसके पैर को पकड़ रखा था, जिसे सविता कोशिश कर रही थी छुड़ाने की, और थोड़ी ही देर में सविता उससे छूटकर दरवाजे की तरफ भागी। पर उसके पहुंचने से पहले ही देव ने जल्दी से जाकर पीछे से उसके बाल पकड़ लिए और खींचकर उसे बेड पर वापस पटक दिया। देव का लंबा चौड़ा और ताकतवर शरीर था, जिसके सामने सविता लाख कोशिशों के बाद भी टिक नहीं पा रही थी। मुझे जाने दो, वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगी, सविता ने गुस्से से गरजते हुए कहा। तुम जानवरों जैसी हरकतें करना बंद कर दो, वरना मैं भी तुम्हारे साथ ऐसा ही बर्ताव करूंगा, देव ने भी लगभग उसी टोन में कहा। फिर उसके दोनों हाथों की कलाइयों को एक हाथ से ही कसकर पकड़ लिया। दर्द से सविता तड़प गई और आंसू की एक धारा बह गई। दूसरे हाथ से देव ने नजदीक बनी खिड़की पर से पर्दा खींच दिया और उसके दोनों हाथों को कसकर बिस्तर के क्राउन से बांध दिया। तुम्हें मैं अपने भाई और परिवार की जिंदगी बर्बाद करने नहीं दे सकता। तुम तब तक यही रहोगी जब तक कल मेरे भाई की शादी नहीं हो जाती, देव ने अपने शब्दों पर जोर देते हुए गुस्से से कहा। सविता छूटने की कोशिश करती रही। वह जितनी कोशिश करती, गांठ उतनी ही और कस जाती। मुझे जाने दो, वह चिल्लाई। तुम बहुत ही घटिया इंसान हो, उसने जलते हुए कहा। वह बेड से उठ खड़ा हुआ और दर्द से कराह उठा। जैसे ही उसने अपने थाई पर जख्म देखा, वह चिल्लाया। उसने जख्म से खून बहता हुआ देखा। वह जो बन के दुश्मन मुझे जीतने को निकले थे, कर लेते अगर मोहब्बत, तो मैं खुद ही हार जाता। फिर एक आखिरी बार वापस उसे घूरते हुए देव कमरे से बाहर निकल गया और दरवाज़ा बंद कर दिया। सविता तब तक अंदर ऐसे ही रही जब तक ध्रुव ने उसे ना खोला, जो उसे शादी में जाने के सामने ना पाकर ढूंढने चला आया। सविता फिर से यादों से बाहर वर्तमान में आ जाती है। सविता को अभी भी याद था जब देव सिंघम ने मांग और अधिकारपूर्ण तरीके से उसके ऊपर हाथ फेरा तो उसे कैसा लगा था। वह लगभग वैसा ही था जैसे इंसान की खाल में भेड़िया हो। उसके हर स्पर्श से उसे चिंगारी और बिजली जैसी महसूस हुई थी। सविता के लिए देव सिंघम अब किसी पाप की तरह था, एक ऐसा पाप जिसके लिए उसका शरीर कभी कभी तरसता था। अगर वह कोई और होता या दोनों के बीच पहले से दुश्मनी ना होती, तो जरूर देव का प्रलोभन काम कर गया होता और सविता उसके वश में हो चुकी होती। उस रात भले ही यह वाकया काफी अपमानजनक था और उसे गुस्सा भी आ रहा था, लेकिन उसने कुछ रातों के दौरान कई बार उसके आसपास को फिर से महसूस किया था। उसे उसके छूने का एहसास आज भी था। देव के सामने वह कभी भी स्वीकार नहीं कर सकती थी कि उसने उस रात कैसा महसूस किया था। इसके बजाय वह खुद के सिर पर गोली मार देगी, लेकिन देव के सामने नहीं स्वीकार कर झुकेगी। नहीं, देव के बारे में चल रहे अपने ख्यालों को उसने झटक दिया और फिर एक बार सिंघम के आने की तैयारी में लग गई। वह कुछ घंटे में पहुंचने वाले थे। आधे घंटे बाद मिडिल फ्लोर से सभी स्टाफ को हटा दिया गया और अगले आदेश तक ऊपर जाने के लिए सबको मना कर दिया गया। सिर्फ नीलांबरी अपनी 2 पर्सनल नौकरानी के साथ ही अपने आलीशान कमरे में थी। सविता जानती थी नीलांबरी उन दोनों नौकरानियों को अपने से दूर नहीं करेंगी, लेकिन अनिका के आने के बाद वह खुद ही उन्हें भेज देंगी। उन लोगों को बिन बुलाए और फिर बिन बताए अचानक यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? नीलांबरी की तेज आवाज प्रजापति हवेली में गूंज उठी। सविता जानती थी कि नीलांबरी को उसके कोई न कोई आदमी सिंघम की गाड़ी के प्रजापति सीमा में कदम रखते ही उनके बारे में बता देंगे। सविता ने सुना नीलांबरी उसको बार बार पुकार रही है। जब सविता ने कोई जवाब नहीं दिया तो नीलांबरी अपनी टशन के साथ सीढ़ियों से नीचे उतर आई। नीलांबरी अभी भी उसे पुकार रही थी। सविता ने भावशून्य एक्सप्रेशन से उन्हें देखा था। वह नीलांबरी की आंखें दहशत से लदी हुई लग रही थी। तुम्हारी कजन यहाँ कैसे आ रही है? क्या तुम्हें पता है वह यहाँ क्यों आ रही है?
सविता ने अपने कंधे उचका दिए। देव सिंघम को कुछ डॉक्यूमेंट पर मुझसे कुछ डिस्कस करना है, जो शहर जाने से पहले उसे लेकर जाना है। क्योंकि देव सिंघम को मुझसे काम है और वह यहाँ आ रहा है, तो शायद अनिका भी उसके साथ ऐसे ही आ रही है। सविता ने अपनी बुआ नीलांबरी की तरफ गौर से देखते हुए कहा, आप चाहती हो कि मैं उन्हें यहाँ आने से मना कर दूं, क्योंकि आपको उनके यहाँ आने से परेशानी है। नीलांबरी के गुस्से से भौहें उचक गई। नहीं, मैं नीलांबरी प्रजापति हूँ, मैं किसी से डरती नहीं हूँ। किसी के भी आने या जाने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। 10 मिनट बाद नीलांबरी अपनी नौकरानियों और गार्ड के झुंड के साथ सिंघम का इंतजार कर रही थी। थोड़ी ही देर में सिंघम की गाड़ियां आकर रुकी। प्रजापतियों ने उनका स्वागत किया, पर नीलांबरी सबसे ऊपर वाली सीढ़ी पर ही खड़ी उन्हें शाही नजरों से देख रही थी, जैसे वह महारानी हो और बाकी सब नौकर। जब अनिका गाड़ी से उतरी और प्रजापति मेंशन की तरफ अपने कदम बढ़ाने लगी, तब नीलांबरी के एक्सप्रेशंस भी बदलने लगे। वह अनिका को नहीं देख रही थी, बल्कि वह तो एकटक अभय सिंघम को घूर रही थी। फिर मानो बेहोशी की हालत में नीलांबरी सीढ़ियों से नीचे उतरी और अनिका और अभय सिंघम के सामने खड़ी हो गई। कांपते हाथों से उसने अनिका के पेट पर बड़ी मुश्किल से दिखाई देने वाली बेबी बम्प को छुआ। सिंघम का वारिस, नीलांबरी धीरे से फुसफुसाई। हाँ, अनिका ने कहा, मैं चाहती हूँ कि हम अपने मतभेदों को दूर कर दें, ताकि मेरा बच्चा अपनी नानी को जान सके। सिंघम और मैं इस उत्तराधिकारी का एकमात्र श्रेय आपको देते हैं। सविता को लगा अनिका कुछ ज़्यादा ही बढ़ा चढ़ाकर बोल रही है, लेकिन नीलांबरी ने भी कुछ नहीं कहा। नीलांबरी इतना अहंकारी थी कि अनिका ने उसकी तारीफ में जो कुछ भी कहा था, उसे झकझोर कर रख दिया था। रास्ता छोड़ो सभी, नीलांबरी खुशी से चिल्लाई। सिंघम का उत्तराधिकारी प्रजापति हवेली में आ रहा है, इसलिए हम सब मिलकर जश्न मनाएं। नीलांबरी ने अपने लोगों और नौकरानियों को कई तरह के पकवान बनाने और उपहार तैयार करने के आदेश दिए, जो वह अनिका और अभय के साथ सिंघम की हवेली में भेज सके। देव आनंद से देख रहा था कि कैसे प्रजापति नीलांबरी प्रजापति के आदेश का पालन करने के लिए बिना सर की मुर्गी की तरह इधर उधर भाग रहे हैं। साथ ही साथ उसने अभय और अनिका के बॉडीगार्ड्स को अभय और अनिका के नज़दीक रहने के लिए भी कह दिया था। रवि, जो अनिका का पर्सनल बॉडीगार्ड था, उसने देव को इशारे से कह दिया था कि सब कुछ ठीक है। रवि की तरफ अपना सिर हिला दिया। देव सविता प्रजापति की तरफ मुड़ गया, जो सबको यूं ही देख रही थी। देव सविता के पास आया। क्या हम चले? देव ने पूछा। अपना सिर हिलाकर सविता आगे बढ़ने लगी और देव उसके पीछे चलने लगा। आधा दूर चलने के बाद सविता सीढ़ियां चढ़ने लगी। देव की आंखें एकटक सविता की लंबी घनी चोटी पर थी, जो सविता की चाल के साथ ही लहरा रही थी। देव को अपने ऊपर गुस्सा आने लगा था कि क्यों वह सविता की तरफ से अपनी नजरें हटा नहीं पा रहा है। वह ऐसे ही कोई लड़की नहीं थी जिसे वह देख रहा था, वह सविता प्रजापति थी, उसकी दुश्मन। उसकी आंखें और शरीर के बाकी हिस्से और उसका दिमाग भी क्या कर रहा है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। अंत में उसने तब ऊपर देखा जब सविता एक कमरे के सामने रुकी और कुछ बाहर गिरा। देव ने सोचा शायद कमरे की चाबी है जो गिरी होगी, लेकिन नीचे देखने पर उसे पता चला कि वह एक चाकू था जो सविता की जेब से गिरा था, और वह यही चाकू था जिसने अनिका और अभय की शादी की एक रात पहले सविता ने देव की जांघ पर उससे वार किया था। गुस्सा आने के बजाय उसे खुद से चिढ़ होने लगी थी कि कैसे सविता ने उसे दर्द दिया था। देव सविता को हैरानी से देख रहा था कि कितनी आसानी से उसने नीलांबरी के कमरे का दरवाजा इस चाकू से खोल दिया था। देव के सामने जो लड़की खड़ी थी, वह हमेशा ही उसे आश्चर्यचकित कर देती थी। भले ही वह उसके बारे में जो भी सोचता हो, इसी वजह से वह उसे ज़्यादा से ज़्यादा अनदेखा करने की कोशिश करता था। पर जब भी वह सोचता कि उसे सविता से छुटकारा मिल गया है, वह फिर से आंधी की तरह वापस आ जाती थी और उसकी ज़िंदगी को तहस नहस करके उसकी शांति भंग कर देती थी। ऐसा क्या था जो उसे उसकी तरफ खींचता था? क्यों उसकी तरफ खींचा चला जाता था, उसे पता नहीं था, बल्कि वह जानना ही नहीं चाहता था कि वह उसके बारे में क्या सोचता है। हाँ, पर यह सच था कि उसके मन में हवस जरूर जगी थी जब उसने उसे पहली बार देखा था। उसने अपने सर से वह सारे ख्याल झटका और उस तरफ देखने लगा जिस वजह से वह यहाँ आया था। देव सविता को देख रहा था, जो कि कुछ कदम नीलांबरी के कमरे में आगे रखकर वापस पीछे मुड़ गई थी। देव को लगने लगा था जैसे सविता अपने आसपास सब गहराई से और ध्यान से देख रही है, जैसे पहली बार उस कमरे में आई हो।
उसे कुछ अजीब लगने लगा था। सविता को देखकर आखिर यह उसका तो घर है, वह घर जिसमें वह बड़ी हुई थी। देव अभी उसे गौर से देख रहा था। सविता ने फिर से उस चाकू का इस्तेमाल कर उस कमरे से ही जुड़े एक और कमरे का दरवाजा खोला, जो कि बेडरूम था। सविता कुछ कदम उस कमरे के अंदर बढ़ाई ही थी कि अचानक से रुक गई। अचानक रुकने की वजह से उसके पीछे आ रहे देव से वह टकरा गई। देव ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसके पेट पर पकड़ बना ली ताकि वह उसे गिरने से रोक सके, नहीं तो वह खुद उसके ऊपर ही गिर जाता। जैसे ही सविता संभली, उसने देव को घूर कर देखा और फिर अपने हाथ उसके ऊपर से हटा लिए, जैसे देव को कोई छूत की बीमारी हो। देव ने भी उसे पलटकर घूरा। वह कुछ बोलता कि आखिर उसकी प्रॉब्लम क्या है। उसकी आंखें एकदम से जम गई जब उसने उस कमरे की दीवारों की तरफ देखा। वह सिर्फ एक कमरा नहीं था, बल्कि कुछ और ही था। दीवारों पर चारों ओर अलग अलग साइज की फोटो फ्रेम लगी हुई थी। सभी ओर हर एक फ्रेम में एक ही इंसान की तस्वीर थी, उसके पिता की। तुम्हारी बुआ तो सच में पागल है, उन्हें तो प्यार का जैसे जुनून सवार है, देव ने कहा। सविता ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वह बस चुपचाप सभी फोटो फ्रेम्स को गौर से देख रही थी। यहाँ उसके हाथ के लिखे हुए खत भी हैं, सविता ने धीरे से कहा। देव उस तरफ गया जिस तरफ सविता खड़ी थी। वह बिल्कुल सही थी। उन्हें कमरे में कुछ ढूंढना ही नहीं पड़ा। उन खतों को फ्रेम करवाकर एक और दीवार पर टांग रखा था। वह खत उसके पिता की तरफ से लिखे गए थे जब वह लंदन में पढ़ाई कर रहे थे। सविता ने देव की तरफ अपनी नजरें उठाई। हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है, हमें जल्दी करना होगा, इससे पहले कि कोई यहाँ आ जाए कुछ ढूंढने, सविता ने कहा। देव ने अपना सिर हिला दिया। सविता ने दीवार की तरफ टंगी फ्रेम की फोटो खींच ली। मैं उस तरफ से पिक्चर खींच लेता हूँ, देव ने समझाते हुए कहा। इस बार सविता ने ना ही बहस की और ना ही पलटकर कुछ बोला। सविता अपना फ़ोन निकालकर फ़ोटो खींचने लगी। देव भी अपने फ़ोन से फ़ोटो खींच रहा था। जैसे दोनों का काम खत्म हुआ, सविता देव की तरफ पलट गई। चलो अब यहाँ से, सविता ने कहा और ध्यान से दरवाज़ा बंद कर दिया। फिर वह सीढ़ियों से नीचे आने के लिए बढ़ने लगे। क्या तुमने पहले कभी भी अपनी बुआ के कमरे में वह फ्रेम करी हुई फ़ोटो और लेटर्स नहीं देखे थे? देव ने पूछा। कुछ पल रुककर सविता ने कहा, नहीं, मैं पहले कभी भी उनके कमरे में नहीं गई थी। देव की भौहें अपने आप ऊपर उठ गई। किसी को भी उनके कमरे में आने की इजाज़त नहीं है, सफाई के लिए भी नहीं, सिर्फ कुछ नौकरानियों को ही इजाज़त है। उसकी आवाज़ में कुछ ऐसा था जो देव को परेशान करने लगा था। तुम्हें आने की इजाज़त क्यों नहीं थी? तुम अपनी बुआ से बात करने कभी तो गई होगी उनके कमरे में। सविता एकदम चुप थी और उसके कंधे एकदम अकड़ गए। देव को यह सब जानकर गुस्सा आने लगा था। नहीं, गुस्सा नहीं, बल्कि वह आग बबूला हो चुका था। और उसका गुस्सा सविता के लिए नहीं था, बल्कि नीलाम्बरी प्रजापति के लिए था। वह औरत जिसने अपनी ही भतीजी को अपने कमरे में कभी आने नहीं दिया। उसे पक्का यकीन था कि नीलाम्बरी अपनी भतीजी सविता को खुद को छूने भी नहीं देती होगी, क्योंकि सविता की माँ किसी और जाति की थी। देव को ऐसी छोटी सोच वाले से सख्त नफरत थी, लेकिन वह यह भी जानता था कि इस तरह जातिवाद करने वाले लोग सिंघम राज्य में भी हैं। अभय और देव ने कई बार ऐसी मानसिकता को अपने लोगों के मन से दूर करने की कोशिश भी की थी, लेकिन यह विचारधारा उनके मन में सालों से है और उन्हें विरासत में मिली है। इतनी आसानी से उनकी सोच नहीं बदली जा सकती है। मैं यह पिक्चर्स अनिका को भेज दूंगी। सविता की आवाज़ ने देव की सोच को रोक लगा दी। देव ने गंभीर रूप से सिर हिला दिया। जैसे ही वह दोनों सीढ़ियों से नीचे आए, सामने उससे कुछ प्रजापति के आदमी खड़े मिले। मैडम, उनमें से एक आदमी ने कहा, बीच की मंजिल पर आने जाने की रोक हटा दो, सविता ने धीरे से आदेश दिया। उस आदमी ने अपना सिर हिला दिया। उन दोनों को फिर से अकेला छोड़कर वह प्रजापति के आदमी चले गए। देव सविता को घूरता रहा, जबकि सविता उसे अपनी आंखों से एक अजीब नज़रों से देख रही थी। इससे पहले कि देव अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कुछ कहता, उसने देखा सविता अपनी नज़र उस पर से हटा रही है। मैं तुम्हें बाद में साइड पर मिलती हूँ, सविता ने यूं ही कहा। वह आगे बढ़ने लगी, पर कुछ कदम चलने के बाद उसने पीछे पलटकर देखा। वह फिर उसे अजीब नज़रों से देखने लगी। इस बार फिर देव कुछ कहने ही वाला था कि सविता वापस पलट गई और आगे बढ़ गई। देव भी उसके पीछे चलने लगा। देव और सविता दोनों ही अब वापस सबके पास लिविंग रूम में आ गए थे। बाकी के पूरे दिन भी देव की नज़र सविता पर ही टिकी हुई थी। देव उसे गौर से देख रहा था। सविता कुछ दूरी पर व्हील चेयर के पास खड़ी थी। उसने अपना ज़्यादातर वक्त अपने दादाजी से ही बात करने में बिताए थे।
उस रात सविता ने अपने कमरे की लाइट्स बंद कर दी। अपने बिस्तर पर लेटकर उसने चादर ओढ़ ली और सोने के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। बहुत थके होने के बावजूद भी उसका दिमाग शांत नहीं था, जिस वजह से वह सो नहीं पा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्यों उसके दिमाग में इतनी बातें घूम रही है। जहाँ तक वह जानती थी, आज का दिन काफ़ी उतार चढ़ाव वाला जरूर था। यहाँ आज सिंघम परिवार आया जरूर था, लेकिन उसकी बुआ ने कोई हंगामा नहीं किया था और सौभाग्य से आज कोई खून खराबा या किसी प्रकार का तनाव नहीं हुआ था। जिसे सविता को परेशान किया था वह था फाइनेंस। रात के खाना के वक्त संजय ने उसे आज के पूरे खर्चे के बारे में बताया था। कई महंगे तोहफे प्रजापति मेंशन से सिंघम मेंशन भेजे गए थे। सविता चाहती थी कि इस तरह के अनावश्यक दिखावे के बारे में अधिक चिंतित होने के बजाय उसकी बुआ अपनी आंखें खोले और प्रजापति लोगों की बुनियादी ज़रूरत के बारे में चिंतित हो। ऐसा नहीं था कि सविता नहीं चाहती हो कि अनिका को यह सब तोहफे नहीं देने चाहिए, बल्कि वह इसका उल्टा सोचती थी। सविता जानती थी अनिका सच में एक अच्छी और दयालु लड़की है। वह चाहती थी अनिका को वह सब कुछ मिले जो वह चाहती है, और सविता यह भी जानती थी कि अभय सिंघम इतना सक्षम है कि वह आसानी से वह सब खरीद सकता है जो उसकी पत्नी अनिका का दिल चाहे। लेकिन अफसोस, प्रजापति ऐसा नहीं कर सकते थे। कम से कम जैसा सोचा है वैसा कैनल बने। सविता अनिका की कही हुई बातों के बारे में सोचने लगी। क्या यह सच हो सकता है कि उसके पिता ने अरुंधति सिंघम को नहीं मारा हो? उसे अपने पिता की कुछ ही यादें याद थी। वह भी यही चाहती थी कि उसके पिता ने नहीं मारा हो। हर्षवर्धन प्रजापति प्रेम को महसूस कर सकते थे। वह अपनी बेटी से बहुत प्यार करते थे और अपनी बहन और पिता को भी बहुत प्यार करते थे। सविता ने वही चाकू अपने तकिए के नीचे से निकाला। उसने बहुत ही प्यार से उसके हैंडल पर जरे हुए पन्ना और मणि के नगों को छुआ। उसके पिता ने उसे वह चाकू उसके 5वें जन्मदिन पर दिया था। दूसरे की नज़रों से वह एक अजीब तोहफा था, लेकिन उसकी नज़रों में यह एक नायाब तोहफा था। 5 साल की उम्र में भी और अब भी सविता को लगता था अगर उसके पिता निर्दोष साबित हो भी गए तो क्या हो जाएगा। उसकी ज़िंदगी तो ऐसी ही रहेगी जैसे आज है। हालांकि अगर वह वास्तव में उस अपराध के लिए निर्दोष थे तो वह लोगों के बीच अपने पिता के चरित्र और यादों को न्याय दिलाना चाहती थी। किसने मारा होगा अरुंधति सिंघम को? अगर सविता के पिता निर्दोष हैं तो? सविता जानती थी अनिका यही साबित करना चाहती है कि जरूर नीलांबरी उस मंदिर हत्याकांड के बारे में कुछ जानती है, या फिर वह खुद उसमें शामिल है। सविता यह भी जानती थी कि नीला के लिए किसी को मारना या मरवाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन कई वर्षों तक सुनने और विजय सिंघम के साथ नीला के जुनून का सबूत देखने के बाद सविता ने नहीं सोचा था कि नीला कभी विजय सिंघम को चोट पहुंचा सकती है। नीला ने प्रजापतियों को आदेश दिया था कि वह विजय सिंघम के बच्चों को नुकसान ना पहुंचाए और ना ही उन्हें छुए। सविता ने एक लंबी उबासी ली। वह अनिका की और मदद कर सकती थी पता लगाने की, लेकिन वह नहीं चाहती थी। कम से कम अभी तो नहीं कर सकती थी जब तक वह नहीं मिल जाते। सविता की जिंदगी का सबसे पहला मकसद इस वक्त उसे ढूंढना था। उसे काम को पूरा करने के लिए उसे बाकी काम इस वक्त नज़रअंदाज करने पड़ेंगे। सविता अपने हाथ में पड़े फ़ोन की स्क्रीन को देख रही थी। हालांकि वह पढ़ तो नहीं सकती थी, लेकिन उसमें लिखे हुए अक्षरों को वह जूम करके देख रही थी। वह सोच रही थी कि विजय सिंघम ने उन खतों में क्या क्या लिखा होगा। सालों से नीलांबरी सविता के सामने विजय सिंघम के बारे में बात करती आई थी, लेकिन सविता को विजय सिंघम के बारे में जानने में कभी इतनी उत्सुकता नहीं हुई थी जितनी आज हो रही थी। पर अब वह जानना चाहती थी कि ऐसा क्या है उस विजय सिंघम में जो इतने सालों से नीलांबरी के सिर पर जुनून सवार है। सविता ने याद किया था कि कैसे उसकी बुआ ने यूं ही अपना नजरिया दिया था कि देव सिंघम भी अपने पिता की तरह ही दूसरों महिलाओं का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने में सक्षम है। सविता को देव सिंघम को देखना अभी बाकी था, लेकिन वह उसके अंदर महिलाओं को आकर्षित करने की खूबी को नकार नहीं सकती थी। उससे नफरत करने के बावजूद भी सविता इनकार नहीं कर सकती थी। एक वक्त वह भी उस पर मोहित हो गई थी, जबकि उसने अपने आगे एक अनदेखी दीवार खड़ी कर रखी थी जिस किसी को भी तोड़कर उसे आने की इजाज़त नहीं थी। लेकिन आज जब देव ने नाराज़गी जताई थी, जब उसे पता चला था कि नीलांबरी ने उसे भेदभाव किया था क्योंकि उसकी माँ एक छोटी जाति की थी, तो सविता ने अपने सामने बने उस अनदेखी दीवार में एक बड़ी सी दरार महसूस की। शायद वह इतना भी बुरा नहीं हो सकता है कि वह एक सिंघम का राजकुमार है
जिसे एक ढाल में रहना पड़ता हो, लेकिन अंदर से वह नरम दिल का प्यार करने वाला या फिर सहानुभूति रखने वाला अच्छा इंसान हो। शायद देव सिंघम सच में कमीना इंसान ना हो जैसा वह समझती थी। देव कंपनी के सीईओ और संस्थापक के साथ बात कर रहा था, जो न केवल चेहरे की पहचान बताने वाले सॉफ्टवेयर को बनाने में विशेषता रखता था, बल्कि यह भी बता सकता था कि जब भी कोई व्यक्ति वेश बदले तो वह कैसा दिखेगा। देव के इन्वेस्टिगेटर पहले से ही इसी तरह के सॉफ्टवेयर पर काम कर रहे थे, राइडू को ढूंढने में, पर वह सॉफ्टवेयर इतना विकसित नहीं था अगर राइडू ने अपना फेस बदला हो तो पता लगा पाए। सीईओ ने अपनी पूरी तैयारी कर रखी थी। उन्हें देव के अपने बिजनेस के बारे में बहुत कुछ पता था। कुछ लोगों के धारणा के विपरीत देव केवल सिंघम इंडस्ट्रीज ही नहीं चला रहा था, बल्कि बिजनेस स्कूल से ग्रेजुएशन करने के बाद उसने सिंघम के विरासत में लिए हुए पैसों का कुछ हिस्सा छोटे छोटे नई कंपनी में निवेश कर रखा था। किस्मत से उसके रिस्क के बदले उसने बहुत मुनाफा भी कमाया था, और इस मुनाफे से वह और ज़्यादा निवेश करता था और ज़्यादा मुनाफा कमाता था। देव आगे भी कुछ बोलता उससे पहले उसने सुना कि कोई उसका नाम पुकार रहा है। देव, एक औरत की आवाज़ फिर उसे सुनाई पड़ी। देव के चेहरे पर झुंझलाहट छा गई जब उसने पीछे पलटकर देखा कि कौन उसके जरूरी मीटिंग के बीच में परेशान करने आ गया। जब उसने देखा कि आखिर में है कौन, तो उसके चेहरे के भाव और भी गहरा गए। टिया, देव ने उसे अपने आप को नॉर्मल करते हुए कहा। बाद में उसने यह महसूस किया कि जहाँ भी देव जाता था, टिया हर जगह उसके पीछे पीछे पहुंच जाती थी। जिस तरह से वह उसे चिपकती थी, हर बार जो फोटोज मैगजीन में इन दिनों उन दोनों की छपती थी, उससे अंदेशा होने लगा था दोनों कपल्स हैं, जिससे उसे अब चिढ़ होने लगी थी। क्या मैं देव को यहाँ से कुछ समय के लिए ले जा सकती हूँ? टिया ने उस आदमी से कहा जिससे अभी देव बात कर रहा था। हाँ, उस आदमी ने कहा, उस खूबसूरत लड़की की तरफ देखकर जो बार बार अपनी पलकें झपका रही थी। मैं अगले हफ्ते आपके साथ मीटिंग अरेंज करता हूँ मिस्टर सिंघम। देव ने हाँ में सिर हिला दिया। उसे अब चिढ़ होने लगी थी टिया से, क्योंकि जैसा टिया ने चाहा वही हो गया और देव की मीटिंग बीच में ही रुक गई। उस आदमी के जाते ही टिया ने देव का हाथ पकड़ा और उसे ले जाने लगी उस हॉल की तरफ, जहाँ उस रात एक बड़ी पार्टी चल रही थी। देव पहले ही सबसे मिल चुका था। वह और 2 डील्स भी पूरी कर चुका था, जिस वजह से वह यहाँ आया था। वह काम हो गया था, तो अब बस वह यहाँ से जाने वाला था। मैं अपनी मीटिंग के बीच में था, कुछ ज़रूरी डिस्कस हो रहा था और तुमने हमें डिस्टर्ब कर दिया। देव ने कहा जब पार्टी के शोर से थोड़ा सा दूर हुआ। तुम इन दिनों हमेशा ही मुझे इग्नोर करते हो देव, टिया ने मुंह बनाते हुए कहा। देव चिड़चिड़ा सा उसकी तरफ देख रहा था, जिसे उसकी बात सुनने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। टिया, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मैं बहुत बिजी हूँ और मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे काम है। मुझे पता है, टिया ने देव की बात काटते हुए तुरंत जवाब दिया। मैं तुमसे यह उम्मीद तो नहीं करती हूँ कि तुम मुझे बाहर लेकर जाओ या कोई प्रॉमिस करो। मैं बस तुम्हारी दोस्त बनकर रहना चाहती हूँ और बस रहूँ तुम्हारे पास। मैं थोड़ी देर में यहाँ से निकलने वाला हूँ। आज का बहुत लंबा शेड्यूल था और मैं बहुत थक गया हूँ। कल भी मेरा इसी तरह और भी व्यस्त जाने वाला है, देव ने कहा। टिया उसे एक दृढ़ मुस्कान से देख रही थी। मैंने सुना है तुम्हारा कैनल का और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का काम शुरू हो चुका है और तुम यह सब काम संभाल रहे हो। मुझे भी मन है यह सब देखने का और इसके बारे में जानने का। क्या तुम मुझे लेकर चलोगे वहाँ? टिया ने झूठी इच्छा जताते हुए कहा। नहीं। देव का इनकार सुनते ही टिया की मुस्कान कम हो गई। देव के इस तरह डायरेक्ट मना करने की उम्मीद नहीं थी टिया को, जिस वजह से उसे थोड़ा सा बुरा भी लगा। लेकिन फिर अपने आप को नॉर्मल दिखाते हुए वह खड़ी हुई और देव उसकी पूरी तरह से इग्नोर करते हुए गेस्ट रूम की तरफ बढ़ गया। गेस्ट रूम का वॉशरूम देखते ही वह अंदर चला गया। अपने चेहरे पर से थकान कुछ कम करने के लिए उसने अपने चेहरे पर पानी के कुछ छींटे मारे। उसे इस शहर में रात नहीं बितानी थी। वह जल्दी से जल्दी वापस सिंघम एस्टेट जाना चाहता था। उसने जल्दी से अपने ड्राइवर को एक मैसेज टाइप कर भेज दिया कि कुछ ही देर में उसे गेट पर लेने आ जाए। जैसे ही देव वॉशरूम से बाहर आया, उसने देखा टिया निर्वस्त्र खड़ी थी गेस्ट बेडरूम में। यह क्या कर रही हो तुम? देव ने टिया को इस तरह देखते ही अपने गुस्से पर नियंत्रण खो दिया। कम ऑन देव, अब मजाक करना बंद करो। हम दोनों ही जानते हैं कि तुम मुझे पाना चाहते हो और मैं तुम्हें। टिया देव के नज़दीक आने लगी। देव, मैं तुम्हारे प्यार को देखना चाहती हूँ, महसूस करना चाहती हूँ, जो भी मैंने दूसरी लड़कियों के मुंह से सुना है तुम्हारे वाइल्ड लव के बारे में।
मैं वह महसूस करना चाहती हूँ। मुझे भी अपने प्यार के रंग में रंग दो। दिखाओ मुझे कि तुम मुझे कितना चाहते हो। मैं तुम्हें नहीं चाहता हूँ, देव ने ठंडे भाव से कहा। वह उसके साथ बुरा बर्ताव नहीं करना चाहता था। कुछ महीने पहले तक शायद उसका ऑफर देव बिना कुछ सोचे एक्सेप्ट कर लेता, लेकिन अब वह बिल्कुल भी उसका ऑफर एक्सेप्ट करने के मूड में नहीं था, जिसके लिए उसे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। टिया उसके नज़दीक आई और अपने हाथों को उसके कंधे पर रखकर उसने उसे हल्का सा होठों से चूम लिया। मैं तुम्हें कुछ ही समय में मुझे चाहने के लिए मजबूर कर दूंगी, टिया ने मोहक स्वर में कहा। देव बिल्कुल भी उसके झांसे में आने के मूड में नहीं लग रहा था, लेकिन टिया भी हार मानने के मूड में नहीं थी। आज की कहानी यहीं तक रखती हूँ। इससे आगे की कहानी मैं कल लेकर आऊँगी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।